एडिशनल प्रोफेसर अंतिमा और आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हिंदी नारी में। तो आज बात करने वाले हैं हम ये पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस में क्या स्पेशलिटी होना चाहिए, उसके लिए क्या एक्स्ट्रा एफर्ट है, उसके लिए आज हम अलग से विशेषज्ञ से सीधे बात कर रहे हैं। हमारे साथ बैठी हैं मेरी फ्रेंड दीपिका मिश्रा एंड सून टू बी डॉक्टर दीपिका मिश्रा। तो दीपिका लखनऊ यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही हैं, नेट जेआरएफ हैं और गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। तो इस सब्जेक्ट के लिए मुझे लगता है आपको डिटेल बहुत बारीकी से नॉलेज देने के लिए एक बहुत अच्छा कैंडिडेट हमारे पास है। तो हम आगे बात करते हैं। दीपिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए। हेलो गाइस, मेरा नाम दीपिका मिश्रा है। मैंने अपनी स्कूलिंग सब लखनऊ से की है और मैंने अपना ग्रेजुएशन इज़ाबेला थोपन कॉलेज लखनऊ से किया है। मैंने ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश से किया था। फिर मैंने मास्टर्स अपना पॉलिटिकल साइंस लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया, जहाँ पे मैंने 2 गोल्ड मेडल भी जीते। उसके बाद मैंने अपना नेट जेआरएफ दिया। नेट जेआरएफ को क्लियर करने के बाद मैंने पीएचडी में एनरोल किया इन लखनऊ यूनिवर्सिटी और अब मैं शशि शुक्ला, प्रोफेसर डॉक्टर शशि शुक्ला मैम के अंडर पीएचडी कर रही हूँ। ओके, तो जैसे कि हमने सुना कि गोल्ड मेडल, तो ये भी मैं भी ज़रूर जानना चाहूँगी और मेरे जो भी स्टूडेंट है वो भी जानना चाहूँगी। तो गोल्ड मेडलिस्ट होने के लिए क्या कुछ अलग से एफर्ट करना पड़ता है या आप भी नॉर्मल स्टूडेंट की तरह पढ़ाई करते हो? कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट, कुछ एक्स्ट्रा टिप्स होते हैं उसके लिए? नहीं, ऐसे एक्स्ट्रा टिप्स तो नहीं होते। आई थिंक सबसे अच्छी बात लखनऊ यूनिवर्सिटी की ये है कि वहाँ के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। जब मैं पढ़ती थी तो एक प्रोफेसर थे हमारे, राकेश मिश्रा सर, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं। उनके ही मार्गदर्शन में मैंने अपनी पढ़ाई की और उन्हीं के सब्जेक्ट में मेरे को गोल्ड मेडल मिला। आखिरी के 2 सेमेस्टर के लिए भी मेरे को हाईएस्ट मार्क्स के लिए गोल्ड मेडल मिला। और वहाँ के टीचर्स इतना बढ़िया पढ़ाते हैं कि आपके नोट से ही आपका पूरा काम हो जाता है। मतलब नो एनी एक्स्ट्रा कोचिंग वगैरह की या फिर कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है? प्रोफेसर्स काफ़ी हैं। तो हमारा लखनऊ यूनिवर्सिटी अपने आप में एक मिसाल है। तो आप सब मोस्ट वेलकम इन लखनऊ यूनिवर्सिटी। प्लीज़ डू अप्लाई। तो जो पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाली हूँ वो है कि पॉलिटिकल साइंस में करियर बनाने के लिए एकेडमिक्स में क्या होना चाहिए, मतलब कुछ अलग सब्जेक्ट? क्योंकि हम जानते हैं कि हमने इंटर तक हम इसको पॉलिटिकल साइंस को एज ए सिविक्स हम पढ़ते हैं। तो क्या वही सिविक्स आगे जाके एक्सटेंड करता है पॉलिटिकल साइंस के लिए या हमें कुछ नया अचानक से पढ़ने के लिए मिलता है? पॉलिटिकल साइंस एक बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है। वो केवल एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट से नहीं रिलेटेड है। जैसे अगर हम स्कूलिंग की बात करें कि भाई जो हम लोग सेकेंडरी स्कूल में जो सिविक्स पढ़ते हैं या फिर इंटर में जो लोग पॉल साइंस लेते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि बहुत ही इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड रहता है। लेकिन आप जब ग्रेजुएशन में जाते हैं देन आप फिलोसफर्स के बारे में पढ़ते हैं। ना केवल आप इंडियन फिलोसफर्स के बारे में पढ़ते हैं, आप वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफर्स के बारे में पढ़ते हैं, कैसे डेमोक्रेसी आई उसके बारे में पढ़ते हैं, और अन्य छोटे छोटे जो टॉपिक जो आम भाषा में बहुत ही सिंपल से टॉपिक्स हैं, आप उनको गहराई से पढ़ते हैं। आप जस्टिस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, आप रॉल्स के अफर्मेटिव एक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम जैसे रिजर्वेशन का फंडा है, वो बहुत ही ऐसा है जो आम भाषा में सब लोग जानते हैं, लेकिन वो क्यों है, किस लिए है, उसकी क्या ज़रूरतें हैं, वो कैसे अफर्मेटिव एक्शन कैसे हमारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। एज अ जनरल कैंडिडेट मैं पहले बहुत ही अगेंस्ट थी, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन अब आई सपोर्टेड बिकॉज देर आर सर्टन एस्पेक्ट्स जो हम नहीं समझ पाते और अब हम समझते हैं आफ्टर वो जब हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि जो जो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में बनाई गई हैं वो एक्चुअली में किस लिए हैं। हाँ, उसे सपोर्ट करना चाहिए, वो ऐसी बेसलेस नहीं हो सकती हैं। तो ऑफ कोर्स कहने का मतलब कि अगर हमें एक सामान्य जीवन जीना एज ए नागरिक, एज ए सिटीजनशिप भी है हमारी, तो हमें पॉलिटिकल साइंस हमें काफ़ी हेल्प करती है ये जानने के लिए आपके राइट्स क्या हैं, आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, स्टेट्स की क्या राइट्स हैं, स्टेट्स की क्या ड्यूटीज़ हैं। हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स, जो आज हम लोग राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं,
वो आर्टिकल 19 से है. सो अगर आपको ये नहीं पता है, या राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, या फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, या अगर आप नए टॉपिक्स को ले लें या जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ें, तो पॉल साइंस सबको कवर करता है. कंपेरेटिव पॉलिटिक्स ले लें तो एवरीथिंग, इवन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे यूनिवर्सिटी में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है. मतलब अवेयरनेस के लिए केवल एक एज ए सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि लाइफ को अच्छी तरीके से जीने के लिए, अवेयरनेस के लिए भी ये सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है. जैसे कि एरिस्टोटल कहते नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस इज द मास्टर साइंस. एग्जैक्टली. आप समझ सकते हैं. तो अब अगले प्रश्न पे आते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में पीजी करने के लिए यूजी में कोई कॉम्बिनेशन होना चाहिए. मतलब अगर आप उससे पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हो, एजुकेशन फील्ड में जा रहे हो, तो क्या पॉलिटिकल साइंस के साथ कोई अलग सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में या उसके पहले, या फिर अगर आप इसको फ्रीली पढ़ रहे हो तो फ्रीली इसके साथ भी कंपटीशन दे सकते हो? नहीं, ऑफ कोर्स अगर आपको ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करना है तो आप कोई भी सब्जेक्ट, आप बीएससी के भी स्टूडेंट हो सकते हैं. देवर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट जो मेरी फ्रेंड भी थी, शी वाज आल्सो अ गोल्ड मेडलिस्ट. वो बीएससी मैथ्स कर रही थी, और वो जब एलयू आई तो उसने एमए किया. बहुत सारे बीटेक के बच्चे आए जिन्होंने एमएससी किया. इनफैक्ट मेरे पीएचडी में एक मेरा क्लासमेट है, ही डिड हिज बीटेक फ्रॉम बरेली एंड नाउ ही इज डूइंग हिज पीएचडी इन पॉलिटिकल साइंस. ओके, मतलब ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है. आप अगर आप पीजी कर रहे हो तो आपको यूजी में कोई कॉम्बिनेशन की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती है एज ए पीजीटी देने के लिए. ठीक है. हाँ, पीजीटी. जी. तो और जो अगला क्वेश्चन है, जो बहुत ज़्यादा ये भी पूछा जाता है कि टीचिंग के अलावा पॉलिटिकल साइंस के साथ और क्या क्या स्कोप मिल सकता है. जो पॉलिटिकल साइंस जिन बच्चों ने उससे पीजी किया है वो टीचिंग के अलावा कहाँ कहाँ स्कोप अपने ढूंढ सकते हैं? वेल, पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट अंतिमा, जो आप हर कम्पेटिटिव एग्जाम में देखेंगे तो एक पॉलिटी सब्जेक्ट आपको हर समय मिलेगा. चाहे आप इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो आप हिस्ट्री से रिलेटेड करते हैं, लेकिन हम एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हम लोग को वो भी पढ़ाया जाता है. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो एक सिविल सर्विसेज में एक अलग सा सब्जेक्ट है, वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ते हैं एज वन ऑफ आवर पेपर्स इन, खासकर एलयू में. आई डोंट नो अबाउट दी अदर यूनिवर्सिटीज़, लेकिन एक पेपर है हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो वो भी कवर हो जाता है. Okay. और कॉन्स्टिट्यूशन हमें पूरा अच्छे से आता है. तो एक एज मिल जाती है हम लोग को सिविल सर्विसेज में खासकर. और जैसे कि नॉर्मल सारे आप एज अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स आप कहीं पे भी जा सकते हो. आप बैंकिंग दे सकते हो, आप टीचिंग के तो आप दे ही सकते हो, आप रिसर्च में अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है तो आप बाहर जा सकते हो. आजकल नए नए टॉपिक्स आ रहे हैं, जैसे कि नारीवाद हो गया, फेमिनिज्म हो गया, इन्वायरमेंटलिज्म हो गया. आप पॉलिसी चेंजेस में जा सकते हो. अभी पॉलिसी मेकिंग इंडिया में इतना ह्यूज नहीं है, बट क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इतना एक्सपैंड कर रहा है, बाद में पॉलिसी मेकिंग विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और अगर आप पॉलिसी मेकिंग में अपनी पीएचडी कर लोगे तो उसके साथ आपके बहुत सारे एवेन्यूज खुल जाएंगे. आप मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ जुड़ सकते हो. या ये, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत भी लोगों को पता नहीं है कि मल्टीनेशनल कंपनी तक पहुंच हो सकती है अगर आप पॉलिटिकल साइंस आपने लिया है, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं. और फ्यूचर होने वाला है इस सब्जेक्ट के साथ. तो बिल्कुल टीचिंग के अलावा भी ये फील्ड एक तो बाकी सारे कंपटीशन में हेल्प करता भी है, और अपने एक इंडिविजुअल भी इसकी एक फील्ड नई तैयार हो रही है. तो बिल्कुल पॉलिटिकल साइंस के बच्चे डटे रहें इसी तरीके से आगे. हम आपको गाइड करने के लिए साथ में हैं. अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस में नेट जेआरएफ की. चूँकि आप नेट जेआरएफ हैं और आपने कंपटीशन को देखा है, आप अभी भी कंपटीशन दे रही हैं, तो हम नेट जेआरएफ के लिए बच्चे बहुत पूछते हैं कि इसके लिए क्या, मतलब एक तो मेरिट कितनी जाती है, कितना परसेंट होता है कि आप बच्चे अपने आप को नेट जेआरएफ के लिए समझें या इतना हिसाब से तैयारी करें. और जो क्वेश्चन होता है कि स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए. बुक्स, क्योंकि बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि क्या बुक्स वो पढ़ें. कुछ बेसिक किताबें जो होनी चाहिए, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, दोनों, क्योंकि आपका मीडियम इंग्लिश रहा है, पर हमारे बहुत सारे जो बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम के भी हैं. तो उस हिसाब से कि क्या है, अगर और नोट्स वगैरह की क्या डिमांड है खुद से बना करके, या फिर मार्केट में कुछ ऐसे नोट्स हैं, तो इस बारे में थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज हमारे बच्चे को ज़रूरत है. जब मैंने अपनी नेट जेआरएफ की तैयारी शुरू की थी तो सबसे पहले मेरा नेट निकला था एंड सेकेंड अटैम्प्ट में आई क्लियर्ड माई जेआरएफ. सो बेसिक जो स्ट्रैटेजी जो मैंने अपनाई थी, आई डोंट नो अबाउट एनीबडी एल्स, मैंने जो बेसिक बुक्स पे ध्यान दिया था,
सिलेबस पे ध्यान दिया था. सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और आई थिंक जो एस्पिरेंट जो सबसे पहली मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि वो पेपर 1 पे ध्यान नहीं देते. आप सब्जेक्ट तो पूरा पढ़ लोगे अच्छे से, लेकिन आप पेपर 1 पे नहीं ध्यान देते हो और उसी के कारण मेरिट नीचे चली जाती है आपकी, और इससे आप सिर्फ नेट रह जाते हो, आपका JRF नहीं हो पाता. वेल, नेट के भी काफ़ी, जो बच्चे सिर्फ नेट क्लियर करें उनके भी काफ़ी अपने फ़ायदे हैं जो आई थिंक JRFs के नहीं हैं. बट मैं एज मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए आई थिंक JRF इज़ वेरी नेसेसरी. ऑन दी अदर हैंड, मैंने सिर्फ बुक्स, जैसे कि आप बात कर रही थी, तो मैंने बुक्स बहुत ही बेसिकली, आई थिंक एवरी पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट उन बुक्स को जानता है. जैसे फॉर एग्जांपल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए मैंने सुखबीर सिंह और OP गाबा पढ़ी थी. कुछ थिंकर्स के लिए सुखबीर सिंह मैंने पढ़ी थी और कुछ थिंकर्स के लिए मैंने OP गाबा से बस उसको सिंपली रीड कर लिया था. इतना टफ नहीं था. कंपैरेटिव पॉलिटिकल थॉट के लिए JC जौहरी मैंने पढ़ी थी. JC जौहरी वैसे बुक बहुत ही कठिन है पढ़ने में, और बहुत ही लोग कहते हैं कि कैसे इट्स वेरी टफ, हाउ टू, मतलब उसके वर्ड्स इतने टफ हैं, उसको बार बार पढ़ना पड़ता है. आपको पढ़ना, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी उस बुक के लिए, क्योंकि उस बुक से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं. और मैं एक और एस्पिरेंट्स को अंत में बताना चाहूँगी, एक चीप ट्रिक है कि JC जौहरी के जो नीचे फुट नोट्स लिखे रहते हैं उससे काफ़ी क्वेश्चन ये लोग निकालते हैं. सो वो आप पढ़िएगा, ज़रूर पढ़िएगा. नेक्स्ट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट मैंने OP गाबा से पढ़ा था. OP गाबा बहुत ही बेसिक बुक है. मैं उसको सजेस्ट नहीं करूँगी. आप इग्नू के नोट्स पढ़ें तो वो ज़्यादा बेहतर है, जो फ्रीली अवेलेबल है ऑनलाइन. आपको एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी इग्नू की, और आपको इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स वहाँ से मिल पाएंगे. एक और किया था कि मैंने कौटिल्य, मैंने वो कालिंदी कॉलेज है जो दिल्ली का, वहाँ की वेबसाइट से PDF निकाल के उनका पढ़ा था. तो उनके बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं. आप कालिंदी कॉलेज की वेबसाइट पे जाके कौटिल्य टाइप करके आपको वो नोट्स अभी भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं. सो आप वो उसको पढ़ लीजिए, आपका कौटिल्य बहुत आराम से प्रिपेयर हो जाएगा. क्योंकि इंडियन पॉलिटिकल थॉट में आई थिंक जो मेजर क्वेश्चंस आते हैं वो कौटिल्य से आते हैं, वो गांधी से आते हैं, और वो जवाहरलाल नेहरू से नहीं. वो तो कोर्स में भी नहीं है. मैं क्योंकि मैं PGT का भी उसमें ओवरलैप हो रहा है तैयारी है. सो गांधी के बहुत, अंबेडकर जी के बहुत क्वेश्चंस आते हैं. तो ये सब आप OP गाबा से कर सकते हैं. और इंटरनेशनल रिलेशंस मैंने सिर्फ यूट्यूब से किया था. यूट्यूब की बेसिक जो करंट अफेयर्स हैं उनसे किया था. जो बेसिक जो जैसे थ्योरीज हैं वो मैंने PU घोष से पढ़ी थी. जो हिंदी वाले हैं वो राजेश मिश्रा से पढ़ सकते हैं या BL फाड़िया से पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट, आई थिंक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटी मैंने लक्ष्मीकांत, दोनों के लिए जो अलग अलग बुक आती हैं. एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो लक्ष्मीकांत की बुक है, और पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत. आई थिंक ये सब लोग को पता होगा, बहुत ही फेमस बुक है. उसी से मैंने पढ़ाई की थी. तो ये पूरा समग्र रिसर्च करके आपने पढ़ाई की है, और ये सारा पका पकाया आपके साथ है कि कौन से सोर्सेस कहाँ मिल रहे हैं, ये सारा मैम ने बता दिया है. और इसको हम लिख करके डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे कि आपको कौन कौन सी बुक आप कहाँ कहाँ से देख सकते हैं. तो ये तो हो गई कि बेसिक से टॉप लेवल तक ही मुझे लगता है कि किताबें हो गई होंगी. इसके अलावा भी अगर आपके कुछ और क्वेश्चन होंगे बुक्स के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ लीजिएगा. हम उसके बाद में भी इस पर रिसर्च करके आपको बता सकते हैं. और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि टीचिंग के ही फील्ड से मेरा क्वेश्चन अगला है कि जैसे TGT PGT और हायर जो है होता है टीचिंग के फील्ड में, तो क्या सबके सिलेबस अलग टोटली अलग अलग हैं या सब एक दूसरे के हेल्प कर सकते हैं? बुक्स वगैरह सेम लगेगी या फिर उसमें भी बुक्स अलग अलग पढ़नी होती है? इसके बारे में कोई अलग, या और स्ट्रेटजी की भी बात है कि PGT के लिए भी आप सेम स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो या और हायर के लिए भी. तो इस बारे में चूंकि आप अभी भी दे रहे हो, कंपटीशन को अंदर से जान रहे हो, तो इस बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं. ओके, सो मेरे को TGT के बारे में नहीं पता है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. बट मैंने अभी PGT दिया था, अभी मेरा क्लियर हुआ है, अभी इंटरव्यू कॉलिंग मुझे आई है.
सो मैं पीजीटी के लिए मैंने बहुत ही बेसिक जो आई जस्ट स्टक टू दिस ही रिलेटेड पढ़ाई की थी, और मैंने घटना चक्र के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है जो काफ़ी मोटी सी, आई थिंक बहुत फेमस किताब है, उससे मैंने रिवाइज किया था, 1-2 बार उसको पढ़ा था। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आई थिंक डायरेक्ट क्वेश्चंस आ गए थे उससे, नॉट ओनली इन पीजीटी बट ऑल्सो इन जीआईसी, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस। नाउ अगर आप सिलेबस की बात करते हैं अंतिमा, तो पीजीटी का जो सिलेबस है और यूपीएचईएससी जो सिलेबस है, हायर का सिलेबस है, वो बहुत डिफरेंट है। उसमें मतलब ऐसा नहीं बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, बट हाँ देयर आर सर्टन, वो बहुत ही वास्ट है। हायर ऑब्वियसली आप असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हो तो थोड़ा वास्ट है, सो उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पीजीटी की स्ट्रैटेजी आप उस पर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा डीप एनालिसिस, डीप स्टडी होनी चाहिए। हाँ, बेसिक आपका वहीं रहेगा कि सिलेबस फॉलो करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करने हैं। बुक्स आपकी सेम रहेगी, आपको बुक्स में कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं, बट हाँ आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे उसमें फैक्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, इसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके, मतलब कंटेंट वही है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है कि उसी बुक से इसमें क्या पढ़ना है, पीजीटी में क्या पढ़ना है, और उसी बुक से हायर में क्या पढ़ना है। तो अलग अलग नोट्स बनाने पड़ेंगे, और मुझे लगता है कि मार्केट में नोट्स ढूंढने से बेहतर है कि जो भी बेसिक किताबें आपने बताई हैं उसमें से अगर नोट्स खुद बनाए जाएं या फिर खुद देखे जाएं तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा बच्चों के लिए। आई फील दैट। ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वही था, मुझे लगता है अब इसका जवाब मिल भी गया होगा कि भी बुक, बेसिक बुक या फिर टेक्स्ट के लिए गाइड या प्रैक्टिस सेट बच्चे बहुत पूछते हैं कि प्रैक्टिस सेट कहाँ से मिल जाएगा। और अगर आपने यूट्यूब वगैरह पे कोई अलग से साइट इसके बारे में पॉलिटिकल की तैयारी के लिए अलग से यूज़ किया हो, प्रैक्टिस सेट को यूज़ किया हो, तो उसके बारे में बता सकते हैं। वेल मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स किए थे अरिहंत से, बट मैं एक वार्निंग देना चाहूँगी कि आप प्लीज़ उसके आंसर्स चेक करते रहें क्योंकि गाइड में कई बार आंसर्स गलत लिखे रहते हैं। सो मेक श्योर कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके क्या आयोग ने सही माना है उसको देखें, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हमने देखे हैं, चाहे यूथ की किताब चाहे देख लें, उसमें कई सारे ऐसे आंसर्स थे जो रॉन्ग थे और घटना चक्र में उसी के ऑपोजिट आंसर्स लिखे हुए थे। तो आपको जाना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस मामले में और थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग देनी पड़ेगी। दूसरी बात कि आप गाइड के बारे में कह रही थी, ऑन अ पर्सनल नोट मैंने गाइड इस्तेमाल नहीं की थी। हाँ, फर्स्ट पेपर के लिए मैंने ट्रूमन इस्तेमाल की थी, फर्स्ट पेपर के लिए। उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, और क्योंकि मेरा मैथ्स बैकग्राउंड था अंतिमा, तो मुझे मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं आई थी जी। और मेरे को क्योंकि मेरा कंप्यूटर भी पढ़ा हुआ था तो मेरा आईसीटी में भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। द ओनली प्रॉब्लम वाज इंग्लिश मीडियम था तो आई थिंक कॉम्प्रिहेंशन में भी कोई दिक्कत नहीं थी। थोड़ा मेरे को बस इन्वायरमेंट, टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग में आई हैड टू प्रैक्टिस, और मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और ट्रूमन की जो किताब है उससे लिया था। ओके, मतलब वही कम कंटेंट में स्मार्ट स्टडी, ढेर सारा हमें नहीं बटोर करके रखना है, बहुत सेलेक्टिव चीज़ें पढ़नी है, बिल्कुल सेलेक्टिव, और जस्ट फोकस की रिविजन ज़्यादा हो। रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार पढ़ के आई डोंट थिंक सो आप वो ग्रास्प कर पाएंगे जो आप 3-4 बार पढ़ के कर पाओगे। लिमिटेड बुक्स रखो लेकिन क्वालिटी रखो, दैट्स इट। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि पॉलिटी साइंस को पढ़ने के लिए कुछ क्या अलग तरीका जो आप यूज़ करती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इज ऑफ कोर्स, तो इसके लिए कुछ अलग तरीके या फिर कुछ ऐसा टिप्स और सजेशंस देना चाहती हूँ आप में से कि ये या इसके नोट्स बनाते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए, या बुक्स को पढ़ते वक्त क्या ध्यान में रखना चाहिए एज ए कॉम्पिटेटिव दृष्टि से, और एज ए ये भी मैं बात करूँगी कि अगर इसको ऑप्शनल एज ए सब्जेक्ट लोग यूज़ करें, लेना चाहें सिविल्स, हाँ सिविल्स में, तो दोनों के हिसाब से कुछ टिप्स या सजेशन ऐसा आपके पास है जो इसको नोट्स बनाते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। वाइल मेकिंग नोट्स, अगर आप सिविल्स में हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप मतलब आप अगर सिर्फ आपका सिविल्स पे ध्यान है, सो आई थिंक आप कई सारे नोट्स जो अवेलेबल हैं मार्केट पे, जैसे विजन आईएएस के या फिर शुभ्रा रंजन मैम के, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं।
बट एज एन MA स्टूडेंट, क्योंकि मेरे को हमेशा से पॉलिटिकल साइंस में काफ़ी ही मतलब बहुत ही रुचि थी उसमें, और बहुत ही मैं डीप एनालिसिस उस सब्जेक्ट का करना चाहती थी, क्योंकि मेरे जो प्रोफेसर्स थे अंतिमा, दे वर वेरी इन्फ्लुएंशियल, और मेरा हमेशा से एकेडमिक्स पे ही ज़्यादा फोकस था। मैं कभी भी सिविल सर्विसेज में उतना इंटरेस्टेड नहीं थी। सो मेरा जो फोकस था वो डीप एनालिसिस पे था। आई यूज़ टू रीड एवरी बुक एंड आई यूज़ टू मेक नोट्स। उसके नोट्स मैं बहुत ही सिंपल भाषा में बनाती थी, क्योंकि जब आप मार्केट में कोई बुक लेते हैं, जैसे कि मैं सुखबीर सिंह का नाम मैंने लिया वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए, O.P. गाबा इज़ अ वेरी सिंपल बुक। ऑन दी अदर हैंड जो सुखबीर सिंह है वो थोड़ी टफ हो जाती है। तो अगर आप उसको वन लाइनर्स पे पॉइंट वाइज लिखते रहें तो आपका एक फ्लो बन जाता है और आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। सो जैसे कि J.S. मिल का हो गया, इतना टफ वो थिंकर नहीं है, लेकिन कभी कभी लोग मिस्टेक कर जाते हैं। आप O.P. गाबा में एक जो मैंने मिस्टेक देखी है अंतिमा, उसमें वो जो बुक्स के नाम है वो ज़्यादा मेंशन उन्होंने नहीं किए। ऑन दी अदर हैंड सुखबीर सिंह ने बुक्स मेंशन किए। लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ आप दोनों बुक्स उठा के ले जाओ, आपको जो मन करे, आपको जो ज़्यादा बेहतर लगे, जिसकी लैंग्वेज में आपको ज़्यादा समझ में आए, आप उसको ले जाओ। आपको बुक्स अगर एक्स्ट्रा देखनी है तो देयर इज़ ऑलवेज इंटरनेट, देयर इज़ ऑलवेज यूट्यूब, देयर इज़ अ चैनल कॉल्ड स्टडी IQ, उससे मैंने पढ़ाई की है। कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ऑन द इंटरनेट जिससे आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो। आपके पास इग्नू के नोट्स अवेलेबल हैं। आजकल तो PDF इतने अवेलेबल हैं बिकॉज ऑफ द पैंडमिक। सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं सब अपना मटेरियल सब PDF फॉर्म में रख देते हैं, तो यू हैव टू जस्ट सर्च। आई थिंक आंसर्स आपके सामने होंगे। और मुझे भी लगता है कि आपके जितने भी प्रश्न अब तक मुझसे पूछे गए थे वो सारे प्रश्नों के जवाब मैंने ढूंढ लिए हैं और आपको मिल गए होंगे। लेकिन इसके बाद भी अगर आप कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं पॉल साइंस से रिलेटेड जो आपको जानना है, जो आप अभी जानना चाहते हैं एकेडमिक्स के लिए भी और कॉम्पिटिटिव के लिए भी, तो आप बिल्कुल इसको मुझे मेल कर सकते हैं हमेशा की तरह, और कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। हम जितने प्रश्न बता चुके हैं, आगे भी ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस पर रिसर्च करें और आपके पास एक अच्छा और बढ़िया आंसर लेकर के पहुँचें। आप इतना हमारे साथ बने रहें, इसके लिए मेरी तरफ से शुक्रिया, और मैम को भी शुक्रिया कि वो अपना समय निकाल करके आई और अब हम इस टॉपिक पर इतनी सारी बातचीत कर सकें। थैंक यू।